नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। आज आखिर मीनू जी बुरा मत मान जाना, आप लोग ज्यादा धमका देते हो हमारे प्रधानमंत्री को। तो पिछली बार वो सदन में नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार आज पहले ही दिन आ गए ताकि कोई बड़ा आरोप न लगे। आधी आबादी को वो 33% के आरक्षण में निपटाना चाह रहे हैं और ये निपटा दिया उन्होंने 2023 में। लेकिन इस महिला बंधन, नारी बंधन बिल के आड़ में वो एक नया खेल खेलना चाहते हैं। जैसे सीए एनआरसी के नाम पर हमें एसआईआर पकड़ा दिया गया, अब हम सब लोग खोज रहे हैं हमारा वोट काट दिया, हमारा वोट काट दिया। ऐसे ही नारी बंधन की ओट में वो लोकसभा का परिसीमन लाना चाहते हैं, जो इसी बिल की आड़ में कोई समझ पाए कोई ना समझ पाए। जो लोग हैं जैसे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं, इन सब की सीटें किसे मिलेंगी किसी को पता नहीं। वो बार बार महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हैं, बड़ी फिक्र करते हैं, लेकिन बार बार मधुकेश्वर सवाल उठाती हैं, वहां बोलते नहीं। बार बार सुब्रमण्यम स्वामी सवाल उठा रहे हैं महिलाओं को लेकर, बोलते नहीं। लेकिन आज जो बोले उस भाषण को आप कैसे देख रही हैं? बहुत ज्यादा हम भूमिका इधर उधर नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो वोट पड़े हैं उससे बिल पास नहीं होंगे। जी देखिए, आज जो प्रधानमंत्री जी भाषण देने, जैसा आपने कहा, पहले ही दिन आ गए। इसके अलावा एक और अजूबा हुआ आज। जो प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, कोई सा भी सदन हो, लोकसभा या राज्यसभा, 2 घंटे से पहले वो अपना भाषण बंद नहीं करते हैं, पका देते हैं सारे सांसदों को। आज 30 मिनट भी मुश्किल से उन्होंने भाषण दिया और 30 मिनट में भाषण देते ही उठ के चले गए। किसी और का 2 मिनट कर्टसी के तौर पे भी नहीं रुके। उससे ये पता चलता है कि 2-2 घंटे किसी विषय पे भाषण देने वाला प्रधानमंत्री 30 मिनट में उठ के चला गया, तो उसकी नजर में कितना महत्व है इस महिला आरक्षण का। मजबूरी है उसकी, देना पड़ रहा है जो महिला आरक्षण, क्योंकि जो ये औरों से अलग बनना चाहते हैं तो इसलिए वो ले आए, और क्योंकि लाते भी इस तरीके से है, बेतुके तरीके से। लेकिन आज जैसे आप अफरा तफरी में देके चले गए, बिल भाषण देके चले गए, उसे महिलाओं को समझना चाहिए कि हमारे मामले में तो 3 घंटे बोलना चाहिए था आपको। भाई, जब आप 33% का आरक्षण दे रहे हो तो आप तो 1 मिनट भी, 1% आरक्षण पे 1 मिनट भी नहीं बोले। 33 मिनट तो बोलते कम से कम। दूसरी बात, इसमें एक जो प्रधानमंत्री बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक तरफ तो दुहाई दे रहे हैं, मतलब अपनी सफलता के तौर पे बता रहे हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम है उसमें, और बाकी भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जितनी भी इकाइयां हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका वगैरह, कि उनमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो इसलिए इतनी ऊंची संख्या है। आज 15 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं इसमें। ठीक है, आप वहां पे बता रहे हैं कि आरक्षण दिया तो 15 लाख महिलाएं राजनीति में आई और नीति निर्धारण उसमें उन्होंने भाग लिया, सशक्त हुई थोड़ा। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने जो आरक्षण दिया अभी तक महिलाओं को, जो कि राजीव गांधी के जमाने से दिया गया, कांग्रेस की सरकारों ने और उसके बाद सब्सिक्वेंट सरकारें आई जो नॉन बीजेपी सरकारें, उन्होंने इस तरफ काम किया, इस दिशा में, और उनके प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। लेकिन उसको क्या कह रहे हैं मोदी जी कि हमने तो उनको, महिलाओं को दी तो हकदारी, लेकिन वो झाड़ू पोछा लगाने का जो काम रहता है उसमें दिए कि आप कर लीजिए। अरे भाई, नीचे से सशक्त होंगी जब तो ऊपर तक पहुंचेंगी, और नीचे से उनकी ट्रेनिंग होगी। अगर ग्राम पंचायत से ट्रेनिंग होगी, ब्लॉक पहुंचेगी, ब्लॉक से जिला पंचायत पहुंचेगी, जिला पंचायत से विधायक बनेगी, विधायक से सांसद बनेगी, तो ज्यादा परिपक्व नेता बनेगी ना। तो उन्होंने क्या होता है कि इनको लगता है कि मेरा करा हुआ काम तो बहुत महान, दूसरे के करे हुए काम को वो बिल्कुल जीरो बना देते हैं। बल्कि इसमें पीछे से आवाजें भी आई थी कि राजीव गांधी जिंदाबाद, कि उनके प्रयासों के फलस्वरूप वो जो नींव डाली पुरानी सरकारों ने, उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज आप यहाँ खड़े हुए हैं, और आप इतना महिलाओं को आरक्षण इतना भी दे पाए, आप ऊपरी स्तर पे आप तो इतना भी नहीं दे पाते। तीसरी बात यह है कि इसमें जो आरक्षण की जो बातें बड़ी बड़ी सुना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो बड़ी चालाकी से इस चीज को
जो परिसीमन का मुद्दा उन्होंने जोड़ दिया है इसके साथ, उसको तो छुपा ले जा रहे हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि हम इसके साथ, हम महिला आरक्षण के साथ साथ परिसीमन का मुद्दा भी जोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो भी इस बिल के विरोध करेगा वो मारा जाएगा, उसे हार का सामना करना पड़ेगा। देख लो, आप झूठ बोल रहे हैं खड़े होकर सदन में। कौन कर रहा है महिला आरक्षण का विरोध? महिला आरक्षण का विरोध करना होता तो 2023 में करते विपक्ष के नेता। तो बिल पास हुआ है, उसको आप कह रहे हैं कि आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। उसमें वो चीज छुपा ले गए कि किस चीज का विरोध कर रहे हैं विपक्ष वाले। विरोध इस बात का कर रहे हैं कि आप महिला आरक्षण की आड़ में जो संसदीय सीटों का परिसीमन करने जा रहे हैं, उसमें आपकी नियत सही नहीं है और आप उसको 2011 की जनसंख्या के हिसाब से करना चाहते हैं। और जबकि जनसंख्या अभी 6-8 महीने में तैयार होने वाली है। और इससे पहले भी आपने जो आपकी जो बदमाशी है, जो चालाकियां हैं, उसको गौरव गोगोई ने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया। उसने बताया कि आपने आसाम में जो परिसीमन किया वो 2001 की जनसंख्या के आधार पे कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में परिसीमन किया वो 2011 के आधार पे कर दिया। और उसमें चालाकी क्या कि जो एक भौगोलिक समानता होती है, जो एक भौगोलिक जो एक्सेस होती है, कि उसको उसी के उसको मद्देनजर ये किया जाता है आपका परिसीमन। इन्होंने क्या किया, जिसको जेरीमैंडरिंग, बार बार जेरीमैंडरिंग वर्ड आ रहा है, उसका मतलब यही है कि एक विधानसभा की कुछ हिस्सा तो 10,000 की सीट का, 10,000 वोटों का हिस्सा तो इधर, और बाकी के 50,000 वोट कम से कम 100 मील दूर जाके, जिसमें कि बीच में 3-4 विधानसभाएं और आ जाती है। इस तरीके से आपने मतलब बेतुका परिसीमन, जिसमें कि कोई, जिसको कहते हैं कि अगर उम्मीदवार प्रचार करने भी निकले तो वो एक दिन में मुश्किल से 10,000 या 5,000 लोगों को संबोधित कर सकता है, क्योंकि अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के दूसरे हिस्से में जाने के लिए उसको 24 घंटे की यात्रा करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का दूसरा हिस्सा, कम से कम उसमें बीच में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी और आ जाती है। उसका उदाहरण गौरव गोगोई दे रहे थे। तो ये जो आप कर रहे हैं, जेरीमैंडरिंग का मतलब होता है, देखिए जेरीमैंडरिंग वर्ड अमेरिका से आया है। और ये वर्ड कहां से आया है? ये आया है जेरीमैंडर। जेरीमैंडर एक जानवर होता है। जब आपने कभी मगरमच्छ देखा और उसको चलते हुए देखते हैं, जब आप कैसे चलता है मगरमच्छ, तो जो जिस तरीके से मगरमच्छ चलता है, वो जो शेप बनती है, उस जानवर को जेरीमैंडर कहते हैं। और आप उस शेप में विधानसभाएं बनाना चाहते हैं। आप सीधी सीधी विधानसभाएं नहीं बनाना चाहते। जैसे कि आप क्या करना चाहते हैं कि आपने देखा कि यहाँ पे मुसलमानों का घनत्व ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है आबादी में, तो उसके आपने 50 हिस्से कर दिए और 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया उसको। और चाहे वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो हिस्सा लग भी ना रहा हो, 50 किलोमीटर की दूरी हो, 100 किलोमीटर की दूरी हो, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपने क्योंकि आपको मुस्लिम आबादी के वोटों को विभाजित कर रहे हैं, तो आपने उसको 1 लाख की आबादी को 50 हिस्सों में बांट दिया, ताकि जो भी लोग हैं किसी जाति के, किसी धर्म के, जो इनके अनुकूल नहीं है, वो एक मुश्त वोट ना दे सकें। तो जो विधानसभा की जो सीट बनती है, उसकी जेरीमैंडर जैसी शेप बन जाती है, जिसको कहते हैं ना आंडी वांडी बोलते हैं, जैसे कि बिल्कुल बेतुकी सी शेप बन जाती है। तो वो आप करना चाहते हैं और आपका मकसद ही यही है। जो आप परिसीमन करेंगे, देखिए मैं परिसीमन की भी बता दूं कि कैसे होता है परिसीमन। जब जनसंख्या का आंकड़ा आ जाता है, उसके बाद जो अपनी संसद है वो एक कानून बनाती है, जिससे कि परिसीमन आयोग की गठन किया जाता है उस एक्ट से। उस परिसीमन आयोग में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसमें, और मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके पदेन सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, ज्ञानेश कुमार होंगे उसमें जो परिसीमन करेंगे, जो एसआईआर करने वाले ज्ञानेश कुमार, जो चालाकियां उन्होंने एसआईआर में की है, उससे ज्यादा चालाकियां वो परिसीमन में करेंगे। और उसमें जो है राज्य के जो एमपीज हैं, विधानसभा के, या जो विधायक है, वो भी शामिल होते हैं। लेकिन वो उन जो विधायक और एमपी है, उनकी कोई वोटिंग में हिस्सा नहीं होता। आप जो भी परिसीमन वो डिसाइड कर देंगे, वो परिसीमन आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई हम इससे सहमत नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। तो ये जो चीज, ये जो आपने बनाया है कि आपकी चालाकी ये है कि आपने कि हमें तो महिलाओं को आरक्षण देना है, इसलिए परिसीमन जरूरी है। अरे भाई, आप तो 2023 में ही कर देते ना। आपके पास जब 2011 के बेस पे आपको आरक्षण देना है और उसी बेस पे आप परिसीमन कर रहे हैं,
तो 2023 में जब पूरा विपक्ष कह रहा था कि अभी दे दीजिए आप आरक्षण 2024 के इलेक्शन में, आपने तब मना कर दिया। अब ऐसा क्या हो गया इतनी जल्दी? अब इतनी जल्दी ये हुआ है कि मधुकेश्वर आ गई है सीन पे। मधुकेश्वर ने जो ये मोदी जी महिलाओं के जो बड़े खैरख्वाह बन रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे और आप जीत रहे, बड़ा दिखा रहे, बड़े आपको बड़ा हास्य विनोद वाले दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत हम मजाकिया किस्म का प्रधानमंत्री हूं। तो वो जो दिखा रहे हैं वो इतनी सीधी बात नहीं है। मोदी जी को कोई महिलाओं से नहीं डर है। मोदी जी का महिलाओं के प्रति जो रवैया है वो इनके निजी जीवन में आप झांक लीजिए, पता चल जाएगा क्या है इनका महिलाओं के प्रति रवैया। और इनको तो मधुकेश्वर तो कह रहे हैं कि इनके हिसाब से तो जो महिलाएं मंत्री बनती हैं, विधायक बनती हैं, सांसद बनती हैं, उसका तो क्राइटेरिया ही कुछ और है। उसका क्राइटेरिया ये नहीं है कि कानून है या नहीं है, वो तो कानून इनके 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 बेडरूम में है वो कानून। उनका कहना तो ये है मधुकेश्वर का, मैं नहीं कह रही हूं ये बात मधुकेश्वर ने एक नहीं 500 इंटरव्यू में किया कही है। कल तो आपके यहाँ, आज तो आपके यहाँ भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो मधुकेश्वर ने बाकायदा दर्शक देख लें उन्होंने क्या क्या बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो छवि संभाली थी हमने तब भी कहा था और वही आज कह रहे हैं कि मोदी तब भी हिंदुत्व के प्रबल विरोधी थे, उनके रिलेशन जो मुसलमानों से थे। और इस देश में क्या नैरेटिव बना दिया है कि हिंदू हृदय सम्राट, वो बिदक गई है इस बात पर। जब मैंने कहा आप हिंदू हृदय सम्राट, बोल कौन हिंदू हृदय सम्राट? जी अब तो देखिए ये जो इन्होंने जो किया है, अब ये जो बता रहे हैं कि अब ये परिसीमन के जो जोड़ दिया है उसको परिसीमन से, और जो विपक्ष के ऊपर थोप रहे हैं कि अगर तुम इसके विपक्ष में जो विपक्ष है, जो सारा विपक्ष है, वो महिला आरक्षण को तो पहले ही पास कर चुका है बिल को, आप उसके ऊपर कैसे आरोप लगा रहे हैं? जो विपक्ष जो है, अगर आप इस बिल के विरोध में वोट देगा तो वो इसलिए देगा कि वो इस परिसीमन के विरोध में है, जो ये मौजूदा परिसीमन आप कर रहे हैं, जिसका कि दक्षिण के राज्यों में भारी विरोध हो रहा है। आपने आज एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम हैं, उनको देखा होगा, उन्होंने बिल की प्रतियां जलाई हैं, काला झंडा लहराया है, काले कपड़े पहने हैं, और उन्होंने कहा है कि हम 50 और 60 के दशक में जो रौद्र रूप था तमिलनाडु का वो दिखाई देगा आपको। तो ये चीजें आप, और खाली तमिलनाडु की बात नहीं है, ये नायडू साहब का अभी तक कोई वक्तव्य आया नहीं है इसके ऊपर अभी, लेकिन नायडू साहब के बारे में अगर अलग भी कर दें तो विपक्ष के जो साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं वो इसके विरोध में है, क्योंकि उनको सीटों का भारी नुकसान होने वाला है और उत्तर भारत की सीटें बढ़ने वाली है। अब मोदी जी को पता है कि उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में तो उनकी तूती बोल रही है, उनका झंडा लहरा रहा है, तो उनको साउथ इंडिया के वोटों की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने रास्ता ये निकाला कि साउथ इंडिया की सीटों को तो बिल्कुल ही दरकिनार कर दो, उनका महत्व ही इतना कम कर दो कि हमें जरूरत ही ना रहे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी साउथ इंडिया से कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी सीटें इतनी कम हो जाएंगी। और सीटें कम क्यों हो जाएंगी? क्योंकि वहां जनसंख्या कम हो गई है। जो 2091 के बाद से जो प्रॉस्पेरिटी आई उस, और जो उनकी जो वहां की राज्य सरकारें हैं साउथ इंडिया की, उन्होंने बड़ी एडवांस, बड़ी जो कहते हैं प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को फॉलो किया। उन्होंने अपनी नीतियां ऐसी बनाई, शिक्षा का ऐसा प्रसार प्रचार किया, महिलाओं को ऐसे सशक्तिकरण किया कि आज वहां जन्म दर स्थिर हो गई है लगभग। हाल ये हो गया है, संपन्नता का हाल ये हो गया है कि वहां का लोकल आदमी इतना संपन्न हो गया है कि वो मजदूरी नहीं करना चाहता है, और जरूरत भी नहीं है उसको। तो उसके लिए मजदूरी कहां से जा रहे हैं? मजदूर नॉर्थ इंडिया से जा रहे हैं। आज साउथ इंडिया के राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, इन राज्यों से जाने वाले मजदूरों की भारी तादाद है। तो ये जब वो राज्य, उनका ये कहना है कि हम उत्तर भारत के लोगों को रोजगार देते हैं, हम देश के खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं, 5 राज्य, तो हम क्या केवल उत्तर भारत के राज्यों को पालने के लिए हैं? हमें संसद में सीटें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? भाई जितनी हमारी जनसंख्या उतनी उसके प्रोपोर्शन में नहीं, अपितु जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं देश को, उसका भी हमें प्रतिशत मिलना चाहिए। अब तमिलनाडु का उदाहरण दे, तमिलनाडु अगर देश की तिजोरी में 1 रुपए का टैक्स अदा करता है तो तमिलनाडु को मिलते हैं 6 पैसे वापस।
क्योंकि जो इतना भी टैक्स राज्यों से जाता है उसको बाद में राज्यों में बांट दिया जाता है। तो बिहार से जो टैक्स जाता है, 1 रुपया टैक्स गया तो बिहार को 7 रुपया 5 पैसे मिलता है उसके बदले में, और तमिलनाडु को 1 रुपए पे मिलते हैं वापस 6 पैसे। आप अन्याय की हद देखिए। तो आप वहां भी अन्याय कर लेते हैं कि 1 रुपया तमिलनाडु से टैक्स वसूला, उसको 6 रुपए वापस दे रहे हैं। बाकी के जो उनके 94 पैसा है वो देश के विकास में लग रहा है ना, उत्तर भारत के विकास में लग रहा है। और बिहार ने अगर 1 रुपया टैक्स दिया तो उसको वापस मिलेंगे 7 रुपया 5 पैसा। तो ये मतलब बिहार को तो बगैर कुछ करे, कुछ करना ना धरना और जनसंख्या बढ़ानी, और मिल रहा है आराम से। तो वो काहे को प्रयास करेंगे कि हमारे जनसंख्या रोकी जाए, हमें बढ़ना रुके जनसंख्या का। तो साउथ के राज्यों का ये कहना है कि ये हमारे साथ अन्याय है। अब मोदी और ये शाह जी है, ये तो इस बात को समझेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने लाख कोशिशें, लाख पैर पटक लिए हैं। इनको केरल, इनको तमिलनाडु में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है, आंध्र प्रदेश में नहीं मिल रही है, तेलंगाना में नहीं मिल रही है, एक कर्नाटक में मिली थी इनको पैर रखने की जगह, उसमें अभी तो कांग्रेस का सरकार, कांग्रेस का शासन है। तो इसलिए इनको पता है कि हम साउथ इंडिया में कभी पैर नहीं जमा पाएंगे, इसलिए इन्होंने ये नई तरकीब लाया। और उसमें चालाकी क्या कर रहे हैं कि विपक्ष जो है महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। अब देश की महिलाएं, मेरे दर्शकों में भी कुछ महिलाएं होंगी, तो वो खुद भी समझे इस बात को कि ये क्या चालाकी कर रहे हैं, और अपनी आसपास की महिलाओं को भी समझाने की कोशिश करें। अच्छा मीनू जी, जब 2023 में बिल आ गया था और पास हो गया था, तो महिला बिल दोबारा क्यों? ये धोखा क्यों? यही तो चालाकी है। क्या बता रहे हैं कि अगर तुम इस, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री का भाषण देखिए ना, कि अगर तुम इस बिल का विरोध करोगे तो हारोगे, क्योंकि पास्ट में ऐसा ही हुआ। मतलब कितना बड़ा झूठ खड़े होके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सदन के अंदर। यहाँ पे बिल तो इन सभी सांसदों ने, ये चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके, तमिल टीएमसी, सब ने पूरा ध्वनि मत से पास हुआ है भाई वो बिल। सबने कहा है कि हाँ होना चाहिए। और ये आज ऐसे बता रहे हैं कि भाई हम तो बिल लाए हैं और विपक्ष मना कर रहा है। विपक्ष ने तब जो महिला आरक्षण बिल है उसको पास कर चुके हैं, लेकिन आप क्या चालाकी कर रहे हैं, उसे परिसीमन के साथ जोड़ के ले आए हैं। आप सोच रहे हैं कि क्योंकि जो महिला आरक्षण जो है वो दिया नहीं जा सकता प्रेजेंट फॉर्म में, क्योंकि जो इस वक्त का आरक्षण है, मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं, इस वक्त का जो आरक्षण है वो पुराने परिसीमन के आधार पर दिया गया है। पुराना परिसीमन कब हुआ था? 1971 में। 1971 में उसको जनगणना हुई और उसके बाद वो परिसीमन हुआ, और वो 25 साल के लिए हुआ। तो 2002 में फिर बात आई कि भाई अब क्या करें परिसीमन। तो उन्होंने, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने कहा नहीं, देश में जनसंख्या का जो है वो भारी अंतर है साउथ और नॉर्थ के राज्यों में, लिहाजा किसी से कोई अन्याय ना हो, ऐसा हम कोशिश करें उत्तर भारत के राज्य कि हमारी जनसंख्या कम हो, और जब ये अनुपात बराबर हो जाएगा तो 25 साल बाद इसको फिर इसका परिसीमन किया जाएगा। 2002 में लास्ट परिसीमन हुआ था, सॉरी 2002 में, उसी 2001 1971 वाले परिसीमन को आगे बढ़ा दिया गया। तो पुराना परिसीमन जो है वो 50 साल पहले हुआ था। तो अब जो है सरकार जो है 2011 के आंकड़ों के आधार पे देना चाहती है। अब उसमें दूसरी ऑब्जेक्शन जो विपक्ष का है कि इसमें ओबीसी को तो आरक्षण मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नई जनगणना में इन्होंने वादा किया था कि 2026 की जनगणना में हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जाति जनगणना नहीं हुई थी। तो कोई ओबीसी, दलित, किसी का भी आंकड़ा उसमें उपलब्ध ही नहीं है, कोई आंकड़ा उसमें उपलब्ध नहीं है। तो कैसे आप आरक्षण देंगे? मतलब आप अभी भी यहाँ चालाकी कर गए, चालाकी खुद कर रहे हैं, और दोष किसके मत्थे मट रहे हैं? विपक्ष के। भाई विपक्ष का सीधा सीधा सवाल है कि आप ओबीसी एससी को कैसे देंगे आरक्षण, कैसे देंगे? चलिए एससी का तो फिर भी हो जाएगा उसमें, क्योंकि हर 10 साल में होता रहा है, उसी हिसाब से वो रिन्यू हो जाता है जो भी है। लेकिन आप जो नई ओबीसी का जो आरक्षण नया डालने की इसमें बात थी वो तो आपने उड़ा ही दिया। मतलब बात तो ये कर रहे हैं कि हम तो जाति जनगणना करा रहे हैं, जाति जनगणना, जिसको ये कहते थे कि देशद्रोही सोच है, ये अर्बन नक्सल की सोच है जो जाति जनगणना की बात करते हैं। और आज जब जाति के आधार पे आरक्षण देने की बात आई ओबीसी को,
तो आपने पांव पीछे खींच लिए, 2011 की जनगणना का हवाला दे दिया। तो उसमें 2011 की जनगणना में तो ओबीसी की जनगणना ही नहीं हुई है, ना पुरुष ना महिला, किसी की भी नहीं हुई है। तो आप जो है ये जो चालाकियां कर रहे हैं आप, नंबर एक तो यही जाति जनगणना जिसमें कि ओबीसी को रह जाएगा आरक्षण, दूसरी चालाकी ये जो परिसीमन से जोड़ रहे हैं। तो इसमें देखिए साउथ के जो राज्य हैं उनसे बहुत भारी विरोध होगा, और ये विरोध देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। इसी तरीके की छोटी छोटी जो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती, तो वो होता है कि आपको तो इस वक्त अपनी सीट की पड़ी हुई है, एक लम्हा आपको तो लग रहा है 2 मिनट में 30 मिनट का भाषण देके चले गए, मिनटों ने खता की और सदियां सजा भुगतेंगी अब तो वो क्या होगा, कहीं देश विभाजन की तरफ ना अग्रसर हो जाए। तो मैं तो महिला होने के नाते मैं देश की महिलाओं से और जो महिला अधिकार ग्रुप्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो प्रधानमंत्री से अपील करें कि इसे परिसीमन से ना जोड़ें, क्योंकि परिसीमन से साउथ इंडिया के राज्यों को नाराजगी है। तो हमें ऐसा आरक्षण नहीं चाहिए जिससे कि इस देश की एकता खतरे में पड़े। एकता खतरे में पड़ रही है और हो सकता है कि अखंडता भी खतरे में पड़ जाए। तो हमें जिस आरक्षण की वजह से एकता और अखंडता खतरे में पड़ रही है वो हमें अभी नहीं चाहिए। हम आराम से 2029 तक इंतजार करेंगे। और महिलाएं को जल्दी कुछ नहीं होती, महिलाएं तो बड़ी सबर वाली होती हैं, उन्होंने पहले भी जल्दी नहीं की। 2023 में जो आपने जो भी परिसीमन किया और आपने कहा कि जनगणना होने के बाद मिलेगा, उन्होंने कहा ठीक है, बैठ गई महिलाएं, मांगा किसी ने, कहीं शोर मच रहा है कि अभी दो, कुछ भी नहीं, आप ही को परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और स्कीम, कुछ और षड्यंत्र चल रहा है कि महिला आरक्षण को आप परिसीमन से जोड़ के और अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। तो आप कृपया करके महिला आरक्षण को अपनी कुटिलताओं और अपने षड्यंत्रों का माध्यम ना बनाएं और महिलाएं इनकार करें कि हमें नहीं चाहिए ऐसा आरक्षण, हम परिसीमन होने के बाद आराम से लेंगे आरक्षण। पहले जनगणना होने दीजिए, उसके बाद परिसीमन होने दीजिए और तब हमें आरक्षण दीजिए। हम इस तरीके का आरक्षण जो कि एकता और अखंडता की लाश के ऊपर हो, वो हमें नहीं चाहिए। ये मेरा महिलाओं से अनुरोध है। ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगा। अभी महिलाओं की जो आवाज है उससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो मेरी तो यही गुजारिश, और मैं तो अपनी पर्सनली यही है कि ऐसा आरक्षण की जो देश की एकता अखंडता को खतरा बन जाए जो आरक्षण, क्योंकि आप उससे परिसीमन को जोड़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा। जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जो 2023 में जो पारित हुआ था उससे कोई किसी एकता अखंडता को खतरा नहीं था। लेकिन आज जो ये लाए हैं आप, उसको आरक्षण को परिसीमन से जोड़ के, इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसलिए इस कदम को यहीं रोका जाए। और जो अब आप ही बताइए शिव कुमार जी, आज जब इन्होंने बिल पेश किया तो क्या रही वोटिंग की पक्ष में? संख्या 251 वोट पड़े। पास भी हो पाएगा या नहीं बिल? नहीं, 251 वोट पड़े और जबकि 362 वोट चाहिए। विपक्ष में 185 वोट पड़े, जबकि रोकने के लिए 182 वोट चाहिए। तो अभी तक सदन में नहीं है। इसीलिए मोदी जी हताश थे, बार बार विपक्ष से कह रहे थे कि आप क्रेडिट ले लीजिए, आप ही क्रेडिट ले लो, इस बिल को पास कर दो। मोदी जी आज पूरी तरीके से हताश थे और उनकी अगर ये आज षड्यंत्र जो उन्होंने चलाया अगर फेल हो गया तो फिर वो उनकी सब कुछ, अभी हालांकि अभी सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं और इस दाव को भी अगर विपक्ष ने उल्टा साबित कर दिया तो मोदी जी बिल्कुल हताश हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे। आपने बड़ा शानदार तरीके से महिलाओं से अपील की है। इस अपील को महिलाएं देखें, विचार करें और इस अपील को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं कि हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारे चक्कर में जो हमारा महिला और पुरुष का बीच का रिश्ता है, किसी का बहन से है, किसी का पत्नी का है, किसी का माँ का है, किसी का बेटी का है, उस रिश्ते का घालमेल मत करिए कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर देश में विखंडन हो गया, देश में विवाद हो गया। उस रिश्ते को मत जोड़ो। ये मीनू जी की बिल्कुल खुली टिप्पणी है कि उन रिश्तों पर आंच मत आने दो। हर घर में रिश्ते बने हुए हैं। तो बड़ी महिलाओं की अपील, बहुत भावुक अपील है मीनू जी की, और इसे जरूर देखें और इसे आगे बढ़ाएं। मीनू जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।